गुफाओं की सीरीज़ में हम कुछ अन्य गुफाएं पढ़ेंगे, जैसे कन्हेरी की गुफा, कारले की गुफा और भाजा की गुफा। ये 3 गुफाएं अन्य गुफाएं हैं और ये समथिंग महाराष्ट्र में ही हैं। तो इन गुफाओं को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा यानी उत्खनन कार्य इसका कब हुआ? उत्खनन कार्य, तो उत्खनन कार्य यानी इसकी खुदाई करके इसे कब प्राप्त किया गया? तो नवीं यानी दूसरी सदी से लेकर 9वीं सदी तक चला। दूसरी से 9वीं सदी तक कार्य चला खुदाई का, ठीक है। उसके बाद समय इनका अगर हम माने, समय निर्धारण करें तो समय इनका माना गया कि समथिंग ये किस समय की रही होंगी, तो ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मानी गई। 9वीं से 10वीं सदी के बीच मानी गई, ठीक है। इसके बाद ये हैं कहाँ पर, यानी ये गुफाएं स्थित कहाँ हैं? तो कन्हेरी की गुफा जो है महाराष्ट्र ठाणे जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है, ठीक है। इसके यहाँ से एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे कि हम शासनकाल के बारे में बात करेंगे। शासनकाल अर्थात किसके शासनकाल में ये गुफा बनी होगी या निर्माण हुआ होगा। तो कन्हेरी से एक अमोघ वर्ष प्रथम के काल का अमोघ वर्ष प्रथम के काल का एक लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी कन्हेरी की गुफा है, अमोघ वर्ष प्रथम एक राजा थे, उनके समय का ये एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे कि हम जान सकते हैं ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो जिससे यह ज्ञात होता है कि ये किसके शासनकाल की थी? तो ये राष्ट्रकूट शासनकाल की थी। राष्ट्रकूट शासनकाल की थी और बौद्ध धर्म को समर्पित थी, और बौद्ध धर्म को समर्पित थी। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इनका उत्खनन कार्य यानी जब इनकी खुदाई हुई तो दूसरी सदी से 9वीं सदी तक चला होगा ये कार्य। फिर इनका समय मान लिया गया कि ये 9वीं से 10वीं के बीच पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई होंगी। स्थिति यानी ये है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत हैं। और शासनकाल किसका रहा होगा? तो कन्हेरी के ही एक लेख में हमें प्राप्त होता है अमोघ वर्ष प्रथम का। उस लेख से हम ये ज्ञात कर पाए कि ये राष्ट्रकूट शासन काल में निर्मित हुई होंगी और ये बौद्ध धर्म को समर्पित होंगी। अगर आपसे पूछे ये किस धर्म से संबंधित थी, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं थी। इसके बाद चित्र की बात करेंगे। चित्र, यहाँ से हमें कौन से विशेष चित्र प्राप्त हुए हैं? तो गुफा संख्या 2 और 56 में, गुफा संख्या 2 और 56 में, 2 और 56 में किसका दृश्य प्राप्त हुआ है? तो अवलोकेतेश्वर की विशालकाय मूर्ति प्राप्त हुई है। अवलोकेतेश्वर की
विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद गुफा संख्या 14 और 11 में, गुफा संख्या 14 और 11 में, ठीक है, 11 में गुफा संख्या 14 और 11 में मुख, यानी यहाँ से 11 मुख वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दर्शनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, जो दर्शनीय है, यानी बहुत सुंदर बनी है। हाँ, नहीं नहीं, 14 यानी 11, यानी 11 मुख बने हैं। जो बुद्ध जी की एक प्रतिमा अवलोकितेश्वर रूप बना होगा, देखिएगा अजंता की गुफा में भी इनका एक रूप बना हुआ है, उसमें फोटो बनी हुई होगी, उसमें देखिएगा तो उस रूप में 11 मुख वाली, यानी 11 मुख दिखाए गए हैं। ठीक है, पहली तो अवलोकितेश्वर की विशाल एक मूर्ति केवल सिंगल मुंह में है, यानी सिंगल चेहरे में, पर दूसरी जो 14 और 11 में प्राप्त हुई उसमें 11 चेहरे दिखाए गए हैं। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट वाइज करके इसके बारे में बात लिख लीजिए, बस ज्यादा चित्र यहाँ से नहीं प्राप्त हुए। ज्यादातर पूछता है कन्हेरी की गुफाएं हैं कहाँ, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, समय अगर पूछ ले तो 9वीं से 10वीं समय मानिए बस। ठीक है, इसके बाद यहाँ से पॉइंट वाइज लिख लीजिए कुछ नोट करके। यहाँ की गुफा की अलंकरण सज्जा उत्कृष्ट है। यहाँ या इस गुफा की, यहाँ की गुफा की अलंकरण सज्जा उत्कृष्ट है। ठीक है, उत्कृष्ट है। ठीक है, दूसरा है गुफाओं में द्वारपाल एवं मानव की आकृति हैं। गुफाओं में द्वारपाल और मानव की आकृति, यानी जो मानव आकृति बनी है, मानव की आकृति लघु आकृतियों, लघु रूप में देखने को मिलती हैं, लघु रूप में देखने को मिलती है। यानी जो द्वारपाल है और मानव की आकृति बनी है वो थोड़ा लघु रूप में बनी, बहुत विशाल नहीं बनी है और सजीव सी लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चैत्य बरामदे, यानी चैत्य का मतलब बताया था ना, चैत्य हाल बरामदे में, बरामदे में दूसरी सदी के युगल का दृश्य बना है। दूसरी शताब्दी लिख लीजिए या सदी लिख दी, शताब्दी में बने युगल माने पति पत्नी, युगल दंपतियों के शिल्प उत्कृष्ट हैं। युगल आ गया ना, दंपतियों ना, युगल दंपतियों की मूर्ति लिख लीजिए, मूर्ति ही है शायद, हाँ शिल्प माने मूर्ति ही होता। ठीक है, शिल्प उत्कृष्ट है। तो ये थी कन्हेरी की गुफा जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर एक विशेष बात बस इतना याद रखिए, 11 मुख वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये 9वीं से 10वीं में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। और इसके ये है कहाँ, तो ये महाराष्ट्र के किस जिले में है, ठाणे जिले में। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे कार्ली गुफा, या इसे कार्ले की गुफा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गुफा है आपकी अन्य गुफाओं में कार्ले की गुफा, कार्ले या कार्ली लिख के आता है। ठीक है, दोनों बातें लिख के आता है, की गुफा, कार्ले या कार्ली की गुफा। ठीक है,
ये कहाँ पे है? तो ये पुणे से 35 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। कहाँ पे? ये पूना से 35 किलोमीटर दूरी में स्थित है। ठीक है, दूरी कितनी बताई? 35 किलोमीटर। अगर माने तो पूना है कहाँ? महाराष्ट्र के ही अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें कुल 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाएं हैं। ठीक है, 4 गुफाएं हैं। और गुफाओं की लंबाई चौड़ाई के बारे में लिख लीजिए। तो कार्ली का प्राचीन नाम पहले जान लीजिए। इसी कार्ली का प्राचीन नाम, यानी प्राचीन समय में इसे किस नाम से जानते थे? प्राचीन नाम। तो कार्ली गुफा को प्राचीन नाम में वालू राका कहते थे। वालू राका कहा जाता था। ठीक है। समय, यानी इनका समय क्या था, यानी ये किस समय में बनकर तैयार हुए, तो समय के बारे में जानिए। ये जो है किसके शासनकाल में और किस समय में बनी थी? तो इनका समय माना गया कि ये 100 ईस्वी में बनकर तैयार हुई होंगी। और शासनकाल किसका रहा होगा? तो सातवाहन के शासनकाल में निर्मित हुई। सातवाहन शासक के शासन में निर्मित हुई। ठीक है। अब गुफा की रचना, यानी गुफा की रचना, यानी इनकी लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो गुफा की रचना जानिए। 124 फीट 3 इंच, 124 फीट 3 इंच ये क्या है? लंबी है। ठीक है, इनकी लंबाई है। इसके बाद 45 फीट चौड़ी है। 45 फीट 2 इंच चौड़ी है। इसके बाद कहा गया है कि चापाकार छत, कैसी छत? चापाकार, चापाकार का मतलब चौकोर। चापाकार छत की फर्श से ऊंचाई, चापाकार छत की फर्श से ऊंचाई, यानी इसकी जमीन से, यानी छत और जमीन की ऊंचाई बता रहे हैं। ऊंचाई कितनी बताई गई? तो वो है समथिंग 45 फीट। कितनी? 45 फीट। ठीक है, ये समझ में आ गया कितनी है। इसकी रचना क्या थी? ये 124 फीट मान लीजिए, 3 इंच का झगड़ा छोड़ दीजिए। 124 फीट लंबी है, 45 फीट इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई भी इसकी फर्श से कितनी बताई गई? 45 फीट बताई गई। ठीक है, अब आगे की इसकी रचना के बारे में और पढ़ते हैं। मध्य भाग, यानी इन गुफाओं का मध्य भाग व पार्श्व भाग, पार्श्व माने पीछे का भाग, पार्श्व भाग के बीच में यानी इन दोनों भागों के बीच में 37 स्तंभों की एक पंक्ति दिखाई गई। कितने? 37 स्तंभों की एक पंक्ति दिखाई गई। ठीक है, ये इसकी रचना थी, जिसमें, यानी इन दोनों में, जिसमें 15-15 यानी 15-15 दोनों तरफ, दोनों ओर, यानी दोनों साइड में, दोनों ओर एवं 7 पंक्ति आगे, दोनों ओर एवं 7 पंक्ति आगे। ठीक, 7 पंक्तियां आगे स्तूप के पीछे व स्तूप के पीछे दिखाई गई।
यानी देखिए, जो गुफा है, आप जब इसके मध्य भाग में पहुंचेंगे और इसके जो पीछे का भाग है, इन दोनों भाग के बीच में 37 खंबे बनाए गए हैं और 37 में ऐसा दिखाया गया है कि 15 इधर 15 इधर। कभी आप किसी गुफा को घूमने जाइए या देखिए जहाँ खंबे निर्मित होते हैं, तो कुछ जगहों पे खंबे ऐसे निर्मित किए जाते हैं तो ऐसा लगता है सीन ऐसे होती जा रही है, ठीक है। उसी तरह से ये खंबे बने हैं और 7 पंक्ति आगे बनाई गई हैं और जस्ट उसी के पीछे क्या दिखाया गया है, स्तूप को दिखाया गया है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को समर्पित रहे होंगे, ठीक है। और स्तंभ को कहा गया है कि स्तंभ जो हैं 8 पहल हैं। 8 पहल का मतलब 8 पहल दिखाए गए हैं, ठीक है। फिर है, इसमें अब बात करेंगे संख्याओं को, तो गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1 इसमें क्या बना है इसके बारे में जानिए। गुफा संख्या 1, यह एक चैत्य गुफा मानी गई है। कैसी गुफा? यह चैत्य गुफा है, ठीक है। चैत्य माने पूजा स्थल है, सबसे विशाल और सुरक्षित अवस्था में है, सबसे विशाल और सुरक्षित अवस्था में है। ठीक है, सबसे विशाल और सुरक्षित अवस्था में है, ठीक है। गुफा की बाईं ओर एक स्तंभ पर, इसी गुफा में, गुफा के बाईं ओर एक स्तंभ पर, ठीक है। जब इसके बाईं तरफ आप देखेंगे तो एक स्तंभ पर 4 शेर स्थापित हैं, 4 शेर स्थापित हैं, यानी 4 शेरों को दिखाया गया है, स्थापित हैं, स्थापित हैं, जो कि सारनाथ स्तंभ की याद दिलाते हैं, ठीक है। यानी जो ये चैत्य गुफा है, इसके बाईं ओर एक स्तंभ दिखाया गया है जिसमें चारों तरफ शेर दिखाए गए होंगे बने हुए, जो कि सारनाथ स्तंभ से मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी शेर की रचना दिखाई देती है। इसलिए ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह सारनाथ का स्तंभ है, ठीक है। इसके बाद इसी में आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा जगह लेंगे। ये था स्तंभ दिखाया गया, यहीं पर एक अभिलेख, यहीं पर एक अभिलेख, ठीक, यानी इससे संबंधित एक अभिलेख मिला है, से यह स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण महारथी ने कराया होगा। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण महारथी ने कराया होगा, महारथी ने कराया होगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि ये किस धर्म, किस संप्रदाय से थे? इसका निर्माण महारथी ने करवाया होगा। पहले रचना पढ़ लीजिए, लास्ट में बता दें। स्तंभ मोटे आधार पर स्थित है, यानी जो स्तंभ मिला वो कैसा है? स्तंभ मोटे आकार में मिला, आकार का है, ऐसा लिख लीजिए, आकार का है, ठीक है। जिसकी आकृति लोटे व घड़े से मिलती है, जिसकी आकृति लोटे व घड़े से मिलती है। यानी अभी आप लोगों ने देखा हो मंदिरों में ना ऐसे बना होता है तो ऐसे लगता है उल्टा कमल है, तो उसी तरह स्तंभों का भी कहा गया है कि शायद ये जैसे करके ऐसे बने होते हैं ना, कि लोटे के आकार या फिर घड़े जैसी बनी है आकृति, ठीक है, मिलती है। शिखर पर उल्टा कमल के आकार हैं, शिखर पर, यानी जो उनके ऊपर होगा, शिखर पर कमल के उल्टा आकार बना है, कमल का कर लिया, कमल का उल्टा आकार बना है, यानी कमल का पुष्प हो वो ऐसे होता है, और जब ऐसे हो जाएगा तो उसकी पत्तियां ऐसे ऐसे हो जाएंगी,
चारों तरफ से होंगे, तो उल्टा आकार पे बना है। कई छोटी छोटी चौकियों पर स्थित हैं। ठीक है, ये स्तंभ चौकियों पर भी दिखाया गया है। प्रत्येक हाथी के ऊपर 2 स्त्री 1 पुरुष दिखाए गए, यानी यहाँ हाथी आकृति बनी है तो प्रत्येक हाथी, ऐसे लिख लीजिए, प्रत्येक हाथी के ऊपर 1 स्त्री 1 पुरुष को दिखाया गया है। कहीं कहीं पर 2 स्त्रियों को भी दिखाया गया है। 2 स्त्रियों को सवार दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये खंभों की रचना थी। ये भी जो महारथी थे ये सातवाहन काल के थे। ठीक है, सातवाहन काल के थे। इसको देख लो, सातवाहन काल के थे। ठीक है, फिर पॉइंट करके लिखिए, ये थी खंभों की रचना, पॉइंट करके। सम्मुख भाग यानी इसके बाहरी भाग में, सम्मुख भाग, ठीक है, यानी सम्मुख यानी सामने के भाग, सम्मुख भाग की दीवार पर बुद्ध और बोधिसत्व, सम्मुख भाग की दीवार पर बुद्ध और बोधिसत्व ना, बोधिसत्व तथा मिथुन युग्मों की आकृति, तथा मिथुन युग्मों की आकृति। ठीक है, मिथुन युग्मों की आकृति बार बार दोहराई गई है, बार बार दोहराई गई, यानी एक ही आकृति को सम्मुख भाग में बार बार बनाया गया। और समथिंग ये किस समय में बनी थी, तो दूसरी सदी के आसपास। ठीक है, दूसरी सदी में इसका निर्माण हुआ होगा। इसके बाद है गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 2 में देखिए क्या है, यहाँ 3 मंजिला विहार है। ये कैसा है, यह 3 मंजिला विहार है। विहार माने रहने का स्थान है। ठीक है, जहाँ वो लोग रहते थे। तो समथिंग कितना बना है, 3 मंजिला है। इसमें 4 भिक्षु मठ दोनों तरफ इसमें स्थित हैं। इसमें 4 भिक्षु मठ दोनों तरफ स्थित हैं। ठीक है, पीछे की तरफ और दाईं दीवार पर, पीछे की तरफ और दाईं दीवार पर दाईं दीवार पर, ठीक है, यानी इनका जो पीछे का हिस्सा है उसकी दाईं दीवार पर बुद्ध की आकृतियां उभारी गई हैं। बुद्ध की आकृति या आकृतियां उभारी गई हैं, जिनका समय लगभग माना गया है कि ये 7वीं सदी में बनी होंगी। कितनी, 7वीं सदी में बनी होगी। बनी होगी। ठीक है, ये थी गुफा संख्या 2। अब इसी में देख लीजिए गुफा संख्या 3।
गुफा संख्या 3। 3 में क्या है, तो यह 2 मंजिला विहार है, यह 2 मंजिला विहार है। ठीक है, यानी कितने मंजिल हैं, 2 मंजिल हैं। इसमें भिक्षु मठ, पानी, जलकुंड, इसमें क्या क्या बना है, इसमें भिक्षु मठ, ठीक है, भिक्षु मठ, पानी का जलकुंड, पानी का जलकुंड और छोटा चैत्य यानी पूजा स्थल है ना, छोटा बना होगा, छोटा चैत्य स्थल है। बौद्ध बैठे हुए बुद्ध की उभारदार आकृति है, बैठे हुए बुद्ध की उभारदार आकृति है। ठीक है, यानी कैसे बने हैं, बैठी अवस्था में बनाया गया है। और बुद्ध के पैर प्रस्फुट कमल पर आसीन है, और बुद्ध के पैर प्रस्फुटित यानी खिले हुए, है ना, बुद्ध के पैर प्रस्फुटित कमल पर आसीन है, आसीन है। ठीक है, ये थी आपकी कार्ले या कार्ली की गुफा। और आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाजा की गुफा, और उसके आगे पढ़ेंगे हम भारतीय चित्रकला साहित्य का समावेशन। ठीक है।